अब सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी, सुबह से लेकर शाम तक आखिर हुआ क्या, ये बताते हैं। कोरोना के आंकड़ों में 3 दिन की गिरावट के बाद एक बार फिर कोरोना के केसों में तेजी मिल रही है। आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में देश के 17,073 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 21 लोगों की मौत भी हुई। एक दिन पहले की तुलना में नए केसों की संख्या 45% ज्यादा है। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 94,420 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा देखें तो बीते 24 घंटे के भीतर 15,208 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी। कोरोना की खबरों के ठीक बाद एक और खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां पर मौजूदगी दर्ज की। राहुल गांधी ने कहा कि असली लड़ाई तो विचारधाराओं के बीच की है। एक तरफ यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे थे तो दूसरी तरफ पंजाब में बजट सत्र चल रहा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इधर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल कुछ दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। ईडी की ओर से न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन जज ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्रवाई के दौरान न तो सत्येंद्र जैन और न ही उनका कोई वकील अदालत में मौजूद था। बाद में उन्होंने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। दोपहर होते होते एक और खबर सुर्खियां बन गई। ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी से हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में असमर्थ है। ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसी अक्षम पार्टियों के वोट नहीं देने चाहिए। आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टियों का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब ये बीजेपी के खाते में चली गई है। तमाम खबरों के बीच असम में आई बाढ़ की खबरें हर टेलीविजन चैनल्स पर छाई रही। असम में अब भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 126 के करीब पहुंच गई है। राज्य भर में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कछार जिले के सिलचर शहर में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश जगहों पर जल स्तर घट रहा है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान मानसून उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच जाएगा। आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड में 29 और 30 तारीख को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 29 जून से 1 जुलाई के बीच ओडिशा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 28 से 29 तारीख के दौरान झारखंड, 27 से 30 तारीख को बिहार, 29 जून को पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये था दिन भर का अपडेट। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ ये हमने आपको बताया। अब जरा महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान पर बीजेपी का बयान भी आया है। बीजेपी ने कहा है कि उनके पास शिंदे की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बीजेपी ने कहा कि जब कोई प्रस्ताव आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। तो ये है इस वक्त का ताजा अपडेट। और महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल पल पल जो बदलते हुए घटनाक्रम है उसको देखकर साफ तौर पर यही लग रहा है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। कोई मौका फिलहाल पलटवार का
शिंदे गुट पर उनका कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जी बिजनेस ने जब शिंदे गुट के कई विधायकों से अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी जी मीडिया को दिए हैं और उसमें साफ तौर पर संकेत यही है कि शिंदे गुट के नेता फिलहाल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे लगातार घिरते जा रहे हैं अपने कुल जमा 16 विधायकों के साथ। क्या वो महाराष्ट्र की सत्ता पर वापस उसी दमखम के साथ काबिज हो पाएंगे? अब इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी तरफ सवाल अब यह है कि क्या शिंदे गुट सिर्फ सरकार बीजेपी के साथ सहयोग बीजेपी के सहयोग से क्या सरकार बनाने तक ही अपनी स्ट्रैटेजी को सीमित रखे हुए, या फिर पूरा का पूरा प्लान पूरी की पूरी शिवसेना को हथियाने का है? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर बना हुआ है। कोशिश तो शिंदे गुट की यही है कि पार्टी और सरकार दोनों पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि आज बीजेपी की ओर से ये साफ किया गया कि फिलहाल शिंदे गुट की ओर से सरकार बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इस वक्त सुबोध मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट देने के लिए। सुबोध, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है और क्या उद्धव ठाकरे, संजय राउत या आदित्य ठाकरे लगातार जिस तरह की बयानबाजी इनकी ओर से आ रही है, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई गुंजाइश शिंदे गुट को मनाने की या शिंदे गुट को मुंबई वापस लाकर समझा बुझाकर एक टेबल पर बैठने की कोई बची है? देखिए, अब वो समय निकल गया है मनाने का और रूठने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले जो इमोशनल कार्ड चल रहा था शिवसेना की तरफ से, वो खत्म होकर जब एग्रेशन पे आ गया तो दोनों गुटों ने एक दूसरे को के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। और आज जिसकी इंतजार था, जब शिंदे गुट जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 जुलाई तक का समय दिया है, तो लगभग जो उद्धव ठाकरे जो गुट है शिवसेना का, उसके लिए लगभग एक तरह से कहें उम्मीदें लगभग ना के बराबर हो गई हैं। अब जो है स्ट्रेटजी प्लान चल रहा है कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरह से चीज़ें चल रही है और डिमांड की जा रही है, अभी इस समय मैं जो देवेंद्र फडणवीस का जो बंगलो है, सागर बंगलो है, उसके बाहर खड़ा हूं। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, यहां पर अपनी बैठक की और बैठक से जो बाहर आए कुछ नेता, वहां से ये बात सामने आई है कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई प्रपोजल नहीं आया है शिंदे गुट से, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से प्रपोजल आता है। और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो पीछे ही पीछे इन सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी प्लान चल रही है कि आगे, क्योंकि अगर बात करें दीपक, तो अगर बता रहे हैं जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट की जो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से उनको जो राहत मिली है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कोर्ट ने जो फिलहाल आज जो लग रहा है उसमें साफ है कि 11 जुलाई तक कम से कम डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस है उस पर रोक लगाने का मतलब सिर्फ ये सीधा सीधा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया था, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। यानी कि जो बर्खास्त करने की कोशिश की गई थी सदस्यता से इन तमाम विधायकों को, अब उसका कोई मतलब नहीं है। शिंदे गुट की जो अब अगर आप कहेंगे कि उनको एक तरह से शक्ति मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या शिंदे गुट के मन में चल रहा है, शिंदे गुट के लोग क्या फ्लोर टेस्ट तक जाएंगे या राज्यपाल को अप्रोच करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर अपनी बात रखेंगे? फिलहाल शिंदे गुट की स्ट्रैटेजी क्या है आगे की? सुबोध, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है दीपक। मैं आपको ये बताऊं कि यही इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे पिछले जो अनुभव रहे हैं वो अनुभव देखते हुए कोई भी कदम, चाहे वो बीजेपी हो, शिंदे गुट हो, क्योंकि इस समय जो पाले में बॉल है वो इन्हीं लोगों के है, तो वो फूक फूक के रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या शिंदे जो गुट है वो बीजेपी के साथ शामिल होता है या फिर वो अपना एक गुट बना करके सीधे राज्यपाल को बता करके सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए बात करता है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा दीपक कि अभी भी जैसे अभी आज आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से बात कही है या बाकी शिवसेना के कुछ नेताओं से बात हुई, तो उनका यही कहना है कि मुंबई आने के बाद कुछ एमएलए हो सकता है कि कहीं स्थिति
स्थिति बदल जाए। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल बहुत कमज़ोर सी दिखती हैं, लेकिन ये बात है कि अब जो बॉल जो है वो शिंदे गुट के पास है। तो अब इंतज़ार इसी बात का किया जा रहा है कि जो आज जो स्ट्रेटजी प्लान है वो स्ट्रेटजी प्लान इसी तरह की बनेगी कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट के लिए मनाया जाए, और फ्लोर टेस्ट के लिए भी बीजेपी और शिंदे गुट जो है कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है कि सारी चीजें फुल प्रूफ हों। जी, और जो अभी तक हमें एक्शन सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है, अब संभवतः वो पूरा का पूरा एक्शन महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के राजभवन में भी शिफ्ट हो सकता है। बहुत जल्दी हमें कुछ सारा का सारा एक्शन उस तरफ से देखने को भी मिल सकता है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि शिंदे गुट के मन में क्या चल रहा है। बीजेपी की ओर से तो अभी कहा गया है कि उनसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है, लेकिन अंदर खाने हर कोई जानता है कि शिंदे गुट यदि ये दावा कर रहा है सरकार पर, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग में बीजेपी का सपोर्ट ही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आएंगे आपके पास, नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं और बढ़ते हैं अब अपनी कवर स्टोरी की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसमें दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता शामिल हुए। समिट में रूस यूक्रेन युद्ध, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बार जर्मनी G7 के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि रविवार को जर्मनी पहुंचे और यहां वो 2 दिन के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान वो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। पीएम मोदी इस दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा यहां पहुंचे कुछ देश के नेताओं से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम बताया है। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरे का लक्ष्य जर्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो जर्मनी का भारत को G7 समिट में शामिल होने का निमंत्रण देने का एक और उद्देश्य है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जर्मनी यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस से भारत को दूर करने के प्रयास में जुटा हुआ है। G7 में शामिल 7 देश रूस को अलग थलग करना चाहते हैं और इसमें वो भारत को भी अपने साथ करना चाहते हैं। G7 की बैठक में भारत के अलावा वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और सेनेगल को भी आमंत्रित किया गया है। ये भी माना जा रहा है कि G7 की तरफ से लोकतांत्रिक देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है ताकि रूस और चीन की तरफ से उभर रही चुनौतियों के खिलाफ रणनीति बनाई जाए। पीएम मोदी भी इस बैठक में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को उठा सकते हैं। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया हो, लेकिन इस बार बात और स्थिति अलग है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें भारत को बार बार आमंत्रित किया जाने से यह भी साबित होता है कि दुनिया भर के लोग और दुनिया भर के देश अब भारत की स्वीकार्यता को मान रहे हैं। वो बढ़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है और ये स्वीकार्यता आज से नहीं, काफी पहले से ही बढ़ी हुई है। ये देश मान रहे हैं लेकिन अब कि भारत के बिना किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करना मुश्किल होगा। आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और इस वक्त चर्चा के लिए विदेश मामलों के जाने माने जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हमने देखा कुछ तस्वीरें आई जो भारत की दमदार मौजूदगी को वहाँ पर दर्शाते हैं और कुछ देर पहले जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जो बाइडेन ढूंढते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आते हैं, पीछे से उनके कंधे पर हाथ लगाते हैं और एक तरह से इस अंदाज में कि वो स्वयं को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हों, इस अंदाज में वो आज दिखाई दिए। ये तस्वीरें अपने आप में भारत की मौजूदगी की कई कहानियां बयां करती हैं। आप आज की इन तस्वीरों के क्या मायने निकालते हैं? थैंक यू। बिल्कुल जी, आपने मेरे ख्याल से समराइज कर दिया। जो मायने दिखाती हैं, ये मायने ये दिखाती हैं कि भारत डेफिनेटली, और आपने जो ओपनिंग में भी कहा, देखिए जब बात होती है लोकतांत्रिक देशों की, एक कोएलिशन बन रही है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन है लोकतांत्रिक? भारत ही तो है। चीन को तो अलग थलग करना है सबको। देखिए अमेरिका और वेस्ट अब इस विचार में आ गए कि चीन को भी अलग करना है और रूस को भी अलग करना है। चाइना के साथ वो अलग ढंग से सेपरेशन करी जा रही है। चाइना के साथ कंपटीशन है एक्चुअली अलग। रशिया को अलग थलग करना है।
अब इन दोनों केसेस में भारत की एक अहम भूमिका है। एक तो रशिया के साथ भारत के पुराने रिश्ते, तो भारत को रशिया से अलग और रशिया से अवे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास है वेस्ट का, विदाउट डाउट। दूसरी तरफ चाइना को लेकर के, चाइना के साथ अमेरिका का कंपटीशन है। अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, अमेरिका कभी नंबर 2 नहीं बनना चाहता। उसने अब ठान लिया है कि नंबर 2 चाइना को नंबर 1 नहीं बनने दूंगा। उसमें भी उसे भारत की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि हम सबसे वंस अगेन सबसे बड़ी पॉपुलेशन और मिलिट्री पावर उभर के आ रहे हैं इस रीजन में। एज वेल एज उनको ये भी पता है कि कुछ हद तक भारत को हमें भी जरूरत है दोस्तों की और फ्रेंडशिप की, टू बैलेंस चाइना। तो इन सब मिली जुली चीजों को लेकर के पूरा प्रयास है। जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, G7 या पहले जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए या जो जो भारत में नेता आ रहे हैं इस समय, सब ये प्रयास कर रहे हैं और भारत को ये परसुएड करने का कर रहे हैं कि आपके देश के हित इसमें है कि आप रशिया से अपने रिश्ते डाउनग्रेड कीजिए, हमारे साथ जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उन राह पे चलिए, और एट द सेम टाइम आपको जो चाइना का जो चैलेंज है उस चैलेंज में भी हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम चलेंगे उस चैलेंज में चाइना को लेकर के। बट इशू ये आ रही है कि भारत ने पिछले काफी वर्षों से एंड रिसेंटली ज्यादा अपना विचार, अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने इंटरेस्ट, देखिए हर देश अपना इंटरेस्ट देख के चलता है। अमेरिका भी अपना देश इंटरेस्ट देख के चल रहा है, ब्रिटेन भी, जर्मनी भी, चाइना भी, हर देश। तो हम भी तो अपना इंटरेस्ट देख के चल रहे हैं ना। अब ऐसे में ये हो रहा है डेफिनेटली कि कुछ एरियाज में जो अमेरिका चाहता है हमसे या वेस्ट सोचता है कि भारत की सोच ऐसी हो, वो जरूरी नहीं है कि हमारी हो सकती है। पहली बात तो सोच, और दूसरी बात कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं। अगर हमें तेल चाहिए तो हम क्यों ना तेल लें, राइट भाई? यूरोप भी तो ले रहा है तो हम भी तो ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे जाके हम कम कर देंगे, बट अभी के लिए जब हमें जो चीज चाहिए हम उस चीज को लेकर चलेंगे। और किसी भी फॉरेन पॉलिसी में भारत की आज की जियोपॉलिटिक्स आप देख लीजिए, हर देश, आज की क्या हमेशा हिस्ट्री में रही है, हर देश अपने इंटरेस्ट पे चलता है। तो हम भी परमानेंट कोई फ्रेंड्स नहीं है। रविंद्र साहब, बिल्कुल आपने सही बोला। और देखिए पूरे G7 का अगर आप ग्रुप देखेंगे, इसमें अगर कोई बड़ा हाथी है, सबसे बड़ा हाथी तो US ही है, साफ तौर पर, स्वाभाविक रूप से। और ये जो स्ट्रैटेजिक स्विंग आया है, स्वाभाविक रूप से हर देश चाइना को काउंटर करने के लिए अब चाहता है कि भारत उनके साथ हो। चाइना को काउंटर करने का मतलब ये है इस वक्त की जितनी भी चिंताएं हैं वेस्ट वर्ल्ड की, अब उनको यदि उनको दूर करना है तो भारत का उनको स्वाभाविक रूप से साथ चाहिए होगा। लेकिन सर, ये कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल बायलैटरल टॉक्स होती हैं या जितने बातें होती हैं वो फ्रिक्शन फ्री नहीं होती हैं। भारत से भी वो कुछ चाहेंगे, तो भारत से वो अब स्वाभाविक रूप से चाहेंगे कि भाई G7 के मंच से भारत भी कुछ बोले, रशिया यूक्रेन पर कुछ बोले, कुछ आश्वासन दे G7 देशों को कि हमारी स्थिति क्या है। तो ऐसे में भारत का अंदाज क्या होगा वहां पर अपनी बात कहने का? क्या हम खुलेआम अपने पत्ते खोल देंगे, रशिया के खिलाफ कुछ बोल देंगे, या रशिया के पक्ष में बोल देंगे, या अभी हमें सधे हुए अंदाज में बैलेंस करके ही आगे बढ़ना होगा? और अगर वो बैलेंस करके आगे बढ़ना है तो वो बैलेंस स्वीकार्य होगा G7 देशों को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो हम बैलेंस तरीके से बोलेंगे, और इसमें मेरे विचार से, जैसे जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था जो वो रिसेंटली महीना भर पहले, कि देखिए यूरोप का जो व्यू है वो यूरोप का व्यू है। ओके, यूरोप ये नहीं सोच सकता या अमेरिका ये नहीं सोच सकता कि जो यूरोप का व्यू हो भारत का ही व्यू हो, राइट? कि यूरोप जिस तरह से दुनिया को देखता है, पूरी दुनिया उस तरह से दुनिया को नहीं देखती है, राइट? तो आई थिंक हम बैलेंस उस तरह में कहेंगे। बट यस, यू आर राइट, इसको लेके फ्रिक्शन रहेगी, प्रेशर रहेगा, पीछे को डील मेकिंग होगी, भारत को कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे कि आप अगर ऐसा कर लो तो हम आपके साथ ऐसा हम आपको ऑफर करेंगे, राइट? तो वो डील्स या वो ऑफर्स या काउंटर ऑफर्स चलेंगी बैकडोर में, जिसका हमें पता नहीं, पता आइडिया भी हो तो आई मीन वी कैन नॉट स्पेकुलेट फिलहाल के लिए। बट विदाउट डाउट भारत के ऊपर प्रेशर आएगा, आ रहा है, बार बार आ रहा है कि आप अपने रशिया से रिश्ते डाउनग्रेड करो, हम आपको ऑफर करते हैं कुछ चीजें, इवन लाइक मिलिट्री वेपन्स एंड ऑल, कि पर उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता पूरी हमें, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए एडवांस वेपन्स के लिए। तो ये जब मुद्दे आ जाते हैं, प्लस अमेरिकन इक्विपमेंट की कॉस्ट ज्यादा, एट द सेम टाइम हमें यह भी याद रखना चाहिए, यूक्रेन वॉर से एक लेसन है कि रशिया के जो वेपन सिस्टम्स हैं, बाय द वे, वो इतने धाकड़ नहीं है जितने हम सोचते थे, बाय द वे, राइट? ये यूक्रेन वॉर से एक लेसन निकल के आ रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए।
कि रशियन इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं उनकी उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी हम सोचते थे। एंड सेकेंडली, रशिया से एक प्रॉब्लम आने वाली है हमें आने वाले वक्त में। रशिया खुद जब वॉर लड़ रहा है, रशिया को खुद अपनी वॉर के लिए स्पेयर चाहिए, तो वो हमें कहां से स्पेयर या हमें कौन से नई इक्विपमेंट या मिसाइल्स या जो भी हमें चाहिए दे पाएगा, कब दे पाएगा? ये बहुत ही अहम नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ गया है, जिसको ऑब्वियसली बैलेंस्ड वे में आगे भारत ले जाएगा। बट विदाउट डाउट हम पे प्रेशर आएगा कि आपके हित लॉन्ग टर्म में इसमें है। देखिए, वेस्ट ये कह रहा है हमने रशिया को काट दिया। रशिया को तो वेस्ट ने वर्चुअली ये कर दिया कि इस प्लैनेट से रूस को, देश को हटा दिया जाए। ये हालात करने जा रहे हैं रशिया के ये, राइट? तो आप देख लीजिए हर फ्रंट में, आई मीन इकोनॉमिक फ्रंट में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, कल्चर में देख लीजिए, कोई भी आप फ्रंट में देखिए, रशिया को लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में दुनिया से आइसोलेट किया जा रहा है टोटली। वो बात अलग है कि वेस्ट की तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से ज्यादा। चाइना रशिया के साथ फिर भी चल रहा है, और बहुत सारे और देश हैं जो रशिया के साथ करेंगे ट्रेड, बट रशिया का रशिया का इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। बट यस, रशिया हमारा बहुत ही पावरफुल ट्रस्टेड फ्रेंड है। इसने हमारा साथ तब दिया जब हमारे साथ कोई और नहीं होता था, राइट? तो हमें उस दोस्ती को निभाना भी चाहिए। याद रखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में चाहे हम कहें कि रिश्ते होते हैं, हर एक का सेल्फ इंटरेस्ट है, बट ट्रस्ट आप तभी तो बनाते हो ना कि जब किसी ने आपके साथ कभी कोई खड़ा था, अब आप उसके साथ खड़े हो। तो मेरे विचार से इसमें कोई स्टेटमेंट भारत की रशिया के खिलाफ मेरे विचार से बिल्कुल नहीं आएगी, बैलेंस्ड आएगी। और भारत के हित और भारत के इंटरेस्ट और भारत जिस तरह से दुनिया को देखता है आने वाले वक्त में, क्लाइमेट चेंज को लेके, एनर्जी को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके, हम उन मुद्दों पे बात करेंगे और इसको हम साइड स्टेप कर जाएंगे। एब्सोल्युटली सर। और बिल्कुल, रशिया हमारा जितना पुराना परंपरागत घनिष्ठ मित्र रहा है, अब हमारे G7 के साथ भी बहुत शानदार संबंध रहे हैं। हालांकि कुछ चिंताएं हैं उनकी उपजी हुई हैं। जो बाइडेन तो हमेशा से चाहते ही हैं कि भारत को उनका साथ मिले। इस बार भी वो यही कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट अगेंस्ट रशिया उनकी तरफ से आए, लेकिन थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि भारत के जो एनर्जी इंटरेस्ट हैं उनको वो न छेड़ें। लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन और कुछ हद तक मुझे लगता है कि इटली भी नहीं चाहेगा कि वो भारत से, वो चाहते हैं कि ठोस आश्वासन उनको मिले एनर्जी के मसले पर, कम से कम ऑयल खरीदे रशिया से भारत, वो ये ज़रूर चाहेंगे। लेकिन हमारे जो जापान के साथ रिश्ते हैं बहुत शानदार रहे हैं। डिपेंडेबल फ्रेंड हमारा फ्रांस भी रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यूएस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो तो कई बार सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये होगा कि पूरी दुनिया में G7 के देश, जो कि पूरी दुनिया का 45% पॉपुलेशन के टर्म्स में 10% हैं, उनका भारत को इतना इम्पोर्टेंस देना भारत के नज़रिए से आगे क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ज़रा देखना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए सर। एक और महत्वपूर्ण खबर जो यूएस से आ जाइए, जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, उस पर भी हमें बात करना बहुत आवश्यक है। अमेरिका में एबॉर्शन को लेकर ज़बरदस्त टेंशन चल रही है। जी हाँ, अमेरिका में गर्भपात की इजाज़त देने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। 50 साल पुराने इस फैसले को बदलने के बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हुआ क्या था, जरा आपको ये बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के एक फैसले को पलट दिया। 1973 में रो बनाम वेड मामले में महिलाओं को गर्भपात की इजाज़त दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात कराना या ना कराना महिलाओं का अधिकार है। अब 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिकी राज्य गर्भपात को लेकर अलग अलग नियम बना सकते हैं। माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधे से ज्यादा अमेरिकी राज्य गर्भपात कानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। यहां पहले ही 13 राज्य ऐसे कानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को गैर कानूनी करार देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की वजह से वे इन्हें लागू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला बदल दिया है तो ये कानून भी लागू हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भारी भूल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ कुछ राज्यों में अबॉर्शन क्लिनिक बंद होने शुरू हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से उनके राज्य में गर्भपात का अधिकार छीन लिया जाएगा।
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन प्लान पेरेंटहुड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक केंटकी, लुइजियाना, अरकानसास और ये साउथ डकोटा समेत तमाम कई राज्यों में ऐसे कानून पहले ही लागू हो चुके हैं। मिसिसिपी और नॉर्थ डकोटा में प्रतिबंध वहां के अटॉर्नी जनरल की मंजूरी से मिलने के साथ ही लागू हो जाएंगे। इडाहो है, टेनेसी है, टेक्सास है, यहां अगले 30 दिनों में ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अमेरिका में लंबे समय से गर्भपात विरोधी कानून पर बहस जारी है। हाल ही में एक प्यू सर्वे जो वहां पर हुआ उसमें सामने आया कि करीब 61% वयस्कों ने गर्भपात पूरी तरह से कानूनी होना चाहिए ये अपने सुझाव दिए और अधिकांश मामलों में कानूनी हो ये भी उनका कहना था, जबकि 37% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे साथ रॉबिंदर सचदेव लगातार बने हुए हैं। हालांकि इसमें कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जैसा अमेरिका के लिए कोई संकट नहीं है, लेकिन उसके लिए एक आंतरिक चुनौती बड़ी उभर कर सामने आई है और ख़ास तौर से यहाँ पर प्रो लाइफ कहकर इस फैसले को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। रॉबिंदर सर, आप इसे कैसे देखते हैं? आम अमेरिकी जनमानस के दिल में जो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग वहां पर आई है, जो बाइडेन के शब्द कहें, आज मैं पढ़ रहा था बराक ओबामा साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि इसमें जो हमारी निजता का हनन इसमें शामिल है। तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है वहां पर और आम बाशिंदे हैं, उनकी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उनकी विल की अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई है। आगे आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले में? अमेरिका में क्या माहौल होगा? थैंक यू। ये मामला लेट से अमेरिकन कल्चर का है और अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बटी हुई है काफी दोनों तरफ से। कंजर्वेटिव साइड जो कि कहते हैं लाइक कंजर्वेटिव रहना चाहिए, पुराने पुराने नॉट पुराने विचारों को बट पुरानी ट्रेडिशंस को कायम रखना चाहिए एक्सेट्रा, वो हैं। दूसरे हैं प्रोग्रेसिव लिबरल्स। इस समय क्या हुआ है, बेसिक एक बात है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है 9 बंदों का है और वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जब कोई रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। तो इत्तेफाकन ये हुआ है कि ट्रंप के समय में 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए जो कि ऑब्वियसली ट्रंप ने कर रहे थे, तो उसने अपने रिपब्लिकन माइंड वाले लोगों को अपॉइंट करा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेरिका के मेजॉरिटी जो हो गई है वो हो गई है कंजर्वेटिव जजेस की। अब ये जब मुद्दा आया तो इन्होंने इसके खिलाफ वोट कर दिया, जो जजमेंट अपनी दी कि ये वैलिड नहीं है ये जो जजमेंट की। तो आगे जाकर के ऑब्वियसली अमेरिका डिवाइड होगा और ज्यादा डिवाइड होगा। अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर एक समय आया था, याद है, इतनी प्रोटेस्ट चल रही थी, उसके बाद और भी चीजें हैं। इस मुद्दे को लेकर के अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिविजन्स बढ़ेंगी। और केवल बाय द वे केवल ये एक वोट ये वाला नहीं, अबॉर्शन का, इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गन्स को लेकर के भी एक रिवर्स कर दिया, जिसमें था कि गन्स आप पब्लिक में कैरी नहीं कर सकते। वो चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप गन पब्लिक में भी कैरी कर सकते हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, मैं जरूर इस पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप प्रो लाइफ होकर इसे गैर संवैधानिक करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गन रखना तो अमेरिकन सिटीजन्स का लीगल और संवैधानिक अधिकार है। जो लोग गन कल्चर की वजह से मारे गए हैं उनका प्रो लाइफ नहीं दिख रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टैंड है वहां की सुप्रीम कोर्ट का, इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए, कंजर्वेटिव साइड के लिए प्रो लाइफ का मतलब है कि एक बार जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव हो गया तो वो लाइफ पैदा हो गई, अब उस लाइफ को आप मार नहीं सकते। ये इनका विचार है कंजर्वेटिव का, राइट। जहां तक गन ओनरशिप की बात है वो भी तो प्रो लाइफ है। वो कह रहे हैं मुझे गन चाहिए अपनी जिंदगी बचाने को, और वो ये कहते हैं कि जिनको गन्स के द्वारा मारा जा रहा है उसके अलग अलग कारण है, मेंटल हेल्थ है, ब्रोकन होम्स हैं, या सिक्योरिटी ठीक से नहीं है। बट एग्जैक्टली, बट रॉबिंदर सर, देख कमाल की बात यही है कि अमेरिका में जो गन्स हैं, जैसे ही अमेरिका और गन का नाम हम सुनते हैं तो वो बचाव के लिए नहीं बल्कि कोई सिरफिरा किसी भी क्लब, स्कूल, पार्टी, पब, सड़क पर निकल जाएगा और लोगों को मार देगा। वहां पर ये आत्म सुरक्षा से ज्यादा ये कि आतंकी एक तरह से कहा जाए इन गतिविधियों के लिए कि
आतंकी एक तरह से कहा जाए, इन गतिविधियों के लिए ज्यादा वहां के बाशिंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर प्रो लाइफ होने के मायने कई निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो गन ओनरशिप है उसमें एक और बहुत बड़ा तबका है जो बिलीव करता है इंडिविजुअल फ्रीडम पे, वही प्रो लाइफ की मेरी जिंदगी है। और बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो बिलीव करते हैं कि सरकार को ज्यादा बड़ा रोल नहीं होना चाहिए, या फिर उनका ये सोचना है, विचार है कि कभी ना कभी सरकार आके हमारे घर जब्त कर लेगी, तो मेरे पास अपनी गन होनी चाहिए, मेरे को अपना घर प्रोटेक्ट करना है। वो ये तक सोचते हैं कि सरकार का रोल है, मेरी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। परंतु कभी ना कभी वक्त आएगा कि जो ये सरकार है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, ये कम्युनिस्ट स्टाइल है, सोशलिस्ट स्टाइल है, ये मेरा घर छीन लेगी मेरे से। तो जब मेरा घर छीनने आएगी, मेरे पास गन होनी चाहिए, मैं तो सिविल वॉर कर दूंगा। ये विचार भी एक है। तो गन्स का वहां रहा। जहां तक अबॉर्शन की बात है, अब अबॉर्शन में इशू ऑब्वियसली, और इसका कोई तोड़ नहीं निकलेगा। अमेरिकन सोसाइटी डिवाइड हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट अपना लॉ अलग बनाए, अपने हिसाब से करे। तो मान लीजिए आधी स्टेट्स हैं जो रिपब्लिकन कंट्रोल में हैं, तो वो तो इमीडिएटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको इंप्लीमेंट कर देंगी। आधी स्टेट्स जो हैं या कम हैं, जो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में है, वो कहेंगे हम नहीं करते, इसको मानते, राइट। तो प्रॉब्लम अब ये होने जा रही है कि जो रिपब्लिकन स्टेट्स में विमेन हैं, जिनको अगर अबॉर्शन सोचना भी है, तो उनको दूसरी स्टेट में जाकर के अबॉर्शन करने को कह रहे हैं कि आप वहां जाके करा लो। परंतु बात यह है कि धीरे धीरे ये माहौल ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका और डिवाइड होता जाएगा। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और डिवाइड हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए तो बड़ी सिचुएशन, डेमोक्रेट्स के लिए तो वहां पर और बड़ी अजीब सी सिचुएशंस आ गई हैं कि उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इस तरह का फैसला सुनाया है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं वो भी इस फैसले के विरोध में हैं। यूएन का बयान आप देखिए, यूएन वुमेन का बयान आप देखिए, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसको कंडेम किया है। WHO का बयान मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने तो बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एबॉर्शन इज हेल्थ केयर, गर्भपात जो है वो हेल्थ केयर है, और अगर आपने बैरियर्स हटाए अबॉर्शन से तो ये वुमेन की जिंदगी, उसकी हेल्थ और उसके ह्यूमन राइट्स पे कुठाराघात होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके खिलाफ हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो चारों तरफ से दबाव बन रहा है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर, इसका कोई असर पड़ेगा या वहां पर नहीं पड़ेगा। रविंद्र सर कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये वहां का एब्सोल्युटली। तो अब देखना है कि जो बाइडेन इससे कैसे पार पाते हैं, और क्या उनकी ही पार्टी द्वारा अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा प्रोनाउंस किया गया ये फैसला, अब चुनावी आने वाले मध्यावधि वगैरह उनमें भी क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या उसके राजनीतिक इंप्लीकेशंस होंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, और इन दोनों मुद्दों पर आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। और जब हम इस मुद्दे की बात कर ही रहे हैं तो जरा मामला क्या है भी समझ लेते हैं। और गर्भपात को लेकर जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आने के बाद एक चीज जिस पर हर तरफ बहस हो रही है और जिसके बारे में हर कोई जानना भी चाहता है वो है रो बनाम वेड मामला। आखिर कौन है ये रो और वेड जिनका नाम गर्भपात के फैसले के बीच में आ रहा है? मामला क्या है, मैं आज हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में हर बुनियादी बात। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मिली गर्भपात कराने की स्वतंत्रता खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के विरोध में अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में ज्यादातर पोस्टर्स पर रोई बनाम वेड लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। दरअसल अमेरिका में गर्भपात के कानून की लड़ाई में रोई बनाम वेड ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल 50 साल पहले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक सुरक्षा दी थी और इसे वैध कराने में अहम भूमिका निभाई थी नॉर्मा मैककॉर्वी यानी जेन रो ने। जेन रो ने 1969 में राज्य के उस कानून को चुनौती दी जिसके हिसाब से अबॉर्शन अवैध था।
मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्हें जीत मिली। जेन रो ने जब एबॉर्शन को लीगल कराने के लिए याचिका दायर की, तब सरकारी वकील हेनरी वेड ने विरोध में जिरह की थी। इसी वजह से इस मामले को दुनिया भर में रो बनाम वेड के नाम से जाना जाता है। नॉर्मा मैककार्वी का जन्म 22 सितंबर 1947 को हुआ था। 16 साल की उम्र में नॉर्मा ने एक तलाकशुदा आदमी से शादी की। हालांकि शादी में उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। इस शादी में उनके 2 बच्चे हो चुके थे और नॉर्मा को ड्रग्स की लत भी लग चुकी थी। बच्चों का लालन पोषण करने में असमर्थ नॉर्मा की ये लड़ाई तब शुरू हुई जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। कानूनन नॉर्मा एबॉर्शन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई प्रयास किए। पहले तो नॉर्मा ने गैंग रेप का झूठा दावा कर एबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन पुलिस की जांच में गैंग रेप के सबूत न मिलने से वो सफल नहीं हुई। इसके बाद में उन्होंने खुद को अविवाहित और बेरोजगार बताकर एबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। आखिर में वकील लिंडा कॉफी और सारा वेडिंगटन की मदद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में फैसले देते हुए कहा कि गर्भपात करना है या नहीं, ये महिलाओं का अधिकार है। इसके बाद से अमेरिका के कई राज्य एबॉर्शन की सुविधा देने के लिए मजबूर हो गए और नॉर्मा जेन रो के नाम से घर घर फेमस हो गईं। अब सवाल उठता है कि आखिर 73 साल पुराने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्यों फैसला सुनाया। दरअसल 1973 के इस फैसले का विरोध करने वाले पहले से ही थे। वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये कानून बदला जाए। बीते कुछ सालों में अमेरिका में गर्भपात के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 50 साल पहले के रो वर्सेस वेड फैसले को पलट दिया और एबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। गर्भपात को अवैध करने के विरोध में ही पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये फैसला वापस लिया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होने वाली है। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दे शामिल हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में सीवेज ट्रीटेड वाटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 की जा सकती है। इसके अलावा टेट्रा पैक पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% हो सकती है। कृत्रिम अंग ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट पर जीएसटी 5% संभव है। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स पर यूनिफॉर्म 5% जीएसटी लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जीएसटी पर भी सफाई आने की संभावना है। टैक्स पेयर्स को राहत देने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। एक जुलाई 2017 की तड़के सुबह 12 बजे या आधी रात लागू हुए टैक्स रिफॉर्म को हकीकत बनने में काफी वक्त लग गया। ये था वन नेशन वन टैक्स का रिफॉर्म, आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी के 5 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया 360 में हम चला रहे हैं खास सीरीज, और इस सीरीज की पहली कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वन नेशन वन टैक्स को लागू करने में भारत ने किया टैक्स रिफॉर्म के मोर्चे पर 4 दशक का सफर। लेकिन क्या हैं इसकी चुनौतियां? तारीख 30 जून 2017, वक्त रात के 12 बजे। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति के घंटी बजाने के साथ ही देश में वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू हो गई। देश में जीएसटी और एक देश एक टैक्स के सिद्धांतों को देखें तो इसने कम से कम 4 दशक का सफर तय किया है। वैसे तो जीएसटी रिफॉर्म को लागू करने की पहली गंभीर कोशिश 2003 में शुरू हुई थी, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए देश कई दूसरे टैक्स रिफॉर्म से गुजरा। देश में टैक्स रिफॉर्म की जर्नी देखें तो इसकी शुरुआत 1978 में तब हुई जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी ने मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की वकालत की। 1986 में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया गया। 1991-92 में राजा चलैया टैक्स सुधार समिति ने वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट की वकालत की। 1994 में पहली बार सर्विस टैक्स भी लागू किया गया। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में पीक कस्टम ड्यूटी 50% से घटाकर 40% की, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के मामले में बड़ा कदम माना जाता है।
1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टैक्स रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ी और देश में वैट लाने का प्रयास शुरू हुए। 2003 में वित्तीय सुधारों के लिए बनाए गए टास्क फोर्स ने जीएसटी का पहला स्वरूप सामने लाया। इसमें राज्यों के लिए 7% और केंद्र के लिए 5% टैक्स रेट की बात कही गई। 2007 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की। इसके लिए एम्पावर्ड कमेटी बनाकर सहमति के प्रयास शुरू किए गए। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन यूपीए सरकार 2014 के चुनाव आने तक जीएसटी बिल पर सहमति नहीं बना पाई और बिल लैप्स हो गया। 2014 में एनडीए की सरकार बनी और मोदी सरकार ने जीएसटी पर नए सिरे से प्रयास शुरू किए। इस तरह 30 जून 2017 की आधी रात 12 बजे जीएसटी हकीकत बन गया। जीएसटी रिफॉर्म सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और आज दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में यह व्यवस्था लागू है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में जीएसटी को लागू हुए 5 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान जीएसटी को समझने से लेकर फाइल करने तक कई तरह के बदलाव किए गए, लेकिन आज भी इसमें कई तरह के कंफ्यूजन्स बरकरार हैं। धीरे धीरे ही सही, जीएसटी के तहत सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कई उलझनें भी आम टैक्स पेयर्स को सामने आती रही हैं, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जीएसटी आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, एक ऐसा रिफॉर्म जिसने इंडस्ट्री में उथल पुथल मचा दी। अब इसके फायदे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हर महीने सरकार को इससे औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। इस 1 जुलाई को वन नेशन वन टैक्स का ये क्रांतिकारी आइडिया 5 साल का हो जाएगा। इस मौके पर जी बिजनेस पर आप देखेंगे जीएसटी पर मीडिया जगत की सबसे बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस और उससे जुड़ी हुई कवरेज, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां, कारोबारियों और आम लोगों की चिंताएं क्या हैं, इसमें कौन कौन सी खामियां अभी हैं, इन सब से जुड़ी हुई आप एक जबरदस्त और सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे जी बिजनेस पर। हर रोज शाम 7 बजे हम इंडस्ट्री और टैक्स एक्सपर्ट से बात करेंगे और बताएंगे कि जीएसटी से हमने क्या क्या हासिल किया, क्या चुनौतियां हैं और इस बड़े रिफॉर्म के भीतर क्या अभी एक और रिफॉर्म की जरूरत है। तो देखना मत भूलिएगा हमारी खास कवरेज GST@5, कितना गुड कितना सिंपल, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। अपनी राय भी आप जरूर भेजिएगा, जीएसटी से जुड़ा एक्सपीरियंस भी हमें भेजिएगा। करना क्या है, #GSTOnZ ये हैशटैग इस्तेमाल करना है और हम तक पहुंच जाएगी आपकी बात। अस्पतालों में एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन इस बार का विलन कोरोना नहीं बल्कि बरसात है। वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। ये तमाम बीमारियां मानसून के आते ही एक्टिव हो जाती हैं। इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, बता रहे हैं रिपोर्ट। मॉनसून आया नहीं कि डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन लग जाती है। एक ओर गर्मी से निजात मिलती है तो दूसरी ओर उमस और बारिश की बौछारें अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती हैं। खासकर वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और पेट से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। मौसम में होने वाले बदलाव के दौरान बीमारियां तेजी से एक्टिव हो जाती हैं और हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। लेकिन अगर हम इन बीमारियों के एक्टिव होने से पहले ही एक्टिव हो जाएं और कुछ जरूरी एहतियात बरतें तो इन बीमारियों से खुद को दूर रखा जा सकता है। दरअसल मानसून के दौरान बारिश होने से जगह जगह पानी जमा हो जाता है। इससे मच्छर या कीड़े मकोड़े के पनपने की आशंका बढ़ जाती है। ये मौसमी बुखार के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। इनमें से सबसे बड़ी बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया है। ये एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स कम होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना इसके लक्षण हैं। इसी तरह मलेरिया भी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें भी बुखार, सिर दर्द और उल्टी के लक्षण दिखते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें, खिड़कियों को बंद रखें, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो बीमार करने वाले मच्छरों से आपको सुरक्षित रखेंगे। बरसात के मौसम में कोल्ड और फ्लू का होना आम बात है। खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हमारे नाक, मुंह या आंखों के रास्ते हमारे शरीर में घुस जाते हैं
और शरीर को बीमार कर देते हैं। इसके कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात में डायरिया, दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है। इसकी वजह विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है। इसके कारण शरीर में ऐंठन, दस्त, पैरों में अकड़न और बार बार उल्टी आती है। इससे बचने के लिए स्ट्रीट फूड, खुले में रखे खाद्य पदार्थ और दूषित पानी को पीने से बचना चाहिए। टाइफाइड के मामले भी मानसून के दौरान बढ़ जाते हैं। ये बीमारी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के चलते होती है। इससे शरीर में सिर दर्द, बुखार, भूख में कमी, दस्त की शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए दूषित पानी और खुले में रखे खान पान से बचना चाहिए। मानसून से जुड़ी बीमारियों से बचना है तो संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। गमले, कूलर, खाली बर्तन, इन सब में बारिश का पानी जमा न होने दें। पीने के पानी को लेकर सचेत रहें। फल और सब्जियां धोकर ही खाएं। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लें और कुछ सावधानियों के साथ मानसून का आनंद उठाएं। बीमारियां अपने आप आपसे दूर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया है। अमेरिकी बाजार से अच्छे संकेत की बदौलत बाजार की अच्छी शुरुआत हुई। निफ्टी आज 15,900 के ऊपर खुला और टिका भी रहा। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल था। सभी सेक्टर्स में हरियाली रही। दिन के दौरान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन बाजार का रुझान तेजी की तरफ ही रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 433 अंक उछलकर 53,161 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 133 अंक चढ़कर 15,832 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 184 अंक चढ़कर 33,811 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और मार्केट में कल क्या कुछ हो सकता है और कल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। हफ्ते की शुरुआत शानदार हुई है सर। क्या कल भी हरियाली की उम्मीद रखें? देखिए, हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वीक भी अच्छा क्लोज हुआ था लास्ट वीक, और उसके सामने जो नैस्डैक में मूव था और जो यूएस से जो पॉजिटिव क्यूज आए उसकी वजह से अच्छी तेजी बनी रही, क्योंकि नेगेटिव्स भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिवली डिस्काउंटेड हो रखे थे और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूएस से भी आए, उसकी वजह से भी थोड़ा माहौल अच्छा बना। और आज अच्छी खासी तेजी के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है और अपने अहम एवरेजेस के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। सो लेट्स सी क्या होता है मार्केट्स में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 15,900 16,000 एक साइकोलॉजिकली वहां तक जा सकता है निफ्टी, और वहां पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मेरा जो स्टैंड है कई दिनों से कि कॉशियस रहना चाहिए। हालांकि मिड कैप, स्मॉल कैप सब बहुत बढ़िया परफॉर्म किए पिछले 2-4 दिनों में। सो ओवरऑल वन नीड टू बी कॉशियस। ओवर एक्सुबरेंस के साथ ट्रेडिंग अभी भी नहीं करें। नेगेटिव्स हैं। बाकी फिर भी क्रूड ऑयल का नीचे आना या बाकी मेटल्स वगैरह की प्राइसेस कूल डाउन होना कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव है। बट स्टिल मेरा स्टैंड अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है मार्केट के ऊपर। सो आई विल बी कॉशियस। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी कराने के लिए शुक्रिया आपका। ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।